नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप इंतजार में होंगे, हम भी इंतजार कर रहे थे कि अदालत से मुंबई से कोई खबर आए और खबर आ गई और हम खबर लेकर के आपके बीच हाजिर हैं। 12 अगस्त आज का दिन काउंटडाउन शुरू हुआ। आज एक फिर से झूठ पकड़ी गई। रिया चक्रवर्ती अदालत नहीं पहुंची, जिसकी आशंका बहुत पहले से थी और हमने ये आशंका व्यक्त कर दी थी कि रिया चक्रवर्ती अदालत नहीं आएगी, उनके कोई ना कोई वकील साहब आएंगे और जो वकील आए वो अद्भुत हो गया। जो रिया चक्रवर्ती के बिहाफ में वकील महोदय आए तो खाली हाथ आए, यूं ऐसे हाथ जोड़े हुए ऐसे पहुंच गया अदालत। जज साहब ने कहा आप कौन? कहा मैं रिया जी का वकील। मतलब बड़ी अच्छी बात है, वकालतनामा किधर है? तो वकालतनामा ही नहीं था उनके पास। मतलब वो आ गए बस। अब आप सोचिए, देखिए गंभीरता, क्या उनको दिखाई पड़ रहा है और क्या हो रहा है? वो किस तरह से अदालत को ले रही हैं और ये अदालत को ले नहीं रही हैं। मैंने जो आपको बताया, जो झगड़ा शुरू हुआ था, उस झगड़े का ये प्रतिफल है। समझ में नहीं आ रही ये बात। तो ये निर्णय हुआ कि एक दिन ऐसा कर देते हैं कि एक दिन अदालत की फटकार सुन लेते हैं। पहले डेट में तो फटकार सुन लेते हैं और सॉलिड फटकार जो होता है वो सुनते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप प्रिया चक्रवर्ती के लिए या किसी के लिए भी, कोई भी एडवोकेट, कोई भी लॉयर अपने क्लाइंट को लेकर के अदालत पहुंचे और उनके पास कोई लिखित ऑर्डर नहीं हो कि आप फलाना क्लाइंट के बिहाफ में आप आए हैं आर्ग्यू करने के लिए अदालत में, वो और उसको कहते हैं वकालतनामा। मतलब क्लाइंट वकील को अनुमति देते हैं या देती है कि आप मेरे पक्ष को अदालत में रखेंगे, उसको वकालतनामा कहते हैं। ये प्राइमरी ड्यूटी होती है, ये प्राइमरी। और अभी जो हमारे सूत्रों ने बताया है वो उसके बारे में अभी मैं बता रहा हूं कि वहां पर कितने लोग मौजूद थे। तो उन्होंने बताया कि उनके एक जूनियर वकील, कोई सीनियर सतीश मान शिंदे या कोई बड़े वकील नहीं आए थे, एक जूनियर वकील अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि मैं आ गया हूं रिया चक्रवर्ती के बिहाफ पे। अदालत ने उनसे पूछा कि भाई आप जो आए हैं वो आप रिया के लिए आए हैं या आप भगवान शिव के लिए आए हैं, विष्णु जी के लिए आए हैं, किसके लिए आए हैं? तो कहा कि मैं तो रिया के लिए आया हूं। तो कहां है वो पेपर, वकालतनामा लाओ। वकील महोदय वकालतनामा नहीं दे पाए, नहीं दे पाए वकालतनामा। अदालत का गुस्सा सातवें आसमान पर था। कहा कि आप अगली तारीख को वकालतनामा के साथ, सारे डिटेल के साथ आइए। अगर आप रिया के वकील हैं तो आप वकालतनामा के साथ आइए। मतलब आप सोचिए, इसको कहते हैं गुंडागर्दी, खुलेआम गुंडागर्दी इसको कहते हैं। मोहतरमा देश में नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत हो रही है और अदालत को ठेंगे पर रखने की जो उनकी आदत है वो है। एक जूनियर वकील को भेज दिया
और ये सुनने के लिए तैयार हो गया। अदालत ने फटकार लगाई, बोला आप कौन है भाई? तो बोला कि मैं तो अब रिया का वकील हूं। तो वकालतनामा कहां है? तो वकालतनामा है ही नहीं मेरे पास। मतलब उस पे जो रिया चक्रवर्ती के तरफ से लिखा जाएगा, उस पे रिया का सिग्नेचर होगा, इनका सिग्नेचर होगा, और तब वकालतनामा बनेगा कि भाई रिया चक्रवर्ती के बिहाफ में मैं सो एंड सो एपियर हो रहा हूं, मुझे अथॉरिटी रिया चक्रवर्ती ने मुझ मेरे अंदर अथॉरिटी इन्वेस्ट कर दिया है। इसको कहते हैं वकालतनामा। और वकालतनामा बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। आप अपने क्लाइंट के लिए एपियर हो रहे। अब आप बताइए कि कोई भी आदमी चले जाए और कहे कि मैं रिया का वकील हूं, तो किसी को भी अदालत सुन लेगी? ऐसा करेगी क्या? आप बताइए। या रिया के विरोध में जो कोई भी चले जाए वकील होकर, मैं रिया का विरोध करने के लिए आ गया हूं, तो अदालत पूछेगी नहीं कि आप भाई कौन हैं? आप ठीक है एडवोकेट हैं, वकील हैं, ये तो समझ में आ रहा है। क्योंकि आप जब आपको निश्चित रूप से बार काउंसिल का जब तक आपको मिला नहीं होगा सर्टिफिकेट, आई कार्ड, तब तक तो आप में इस तरह से नहीं आ सकते एपियर होने के लिए। तो आप एडवोकेट हैं, ये मान लिया। लेकिन आपको अनुमति दी या नहीं दी, ये बोलना पड़ता है। इन्होंने नहीं कहा। आप इनके देखिए ये किस प्रकार का ट्रीटमेंट है। इससे बड़ा फ्रॉड ये लड़की और इनके साथ जितने गैंगस्टर हैं, वो टोटल गैंगस्टर हैं। वो आप कल्पना कीजिए कि रिहा के तरफ से कोई आया ही नहीं। और अभी वो मेरी जो भी बात हो पाई फोन पे, वो डिस्कनेक्ट हो गया। मेरी वो अदालत से हमको फोन कर रहे थे और मैं फौरन, मेरा वक्त हो रहा था, तो ये मैं नहीं पूछ पाया कि सुशांत की बहन के तरफ से भी वहां पहुंच गए हैं। उन्होंने पहले कहा कि हाँ उनका उनके तरफ से आ गया है। लेकिन जिनको जिनके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, सुशांत के बहनों का पक्ष बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वो है महत्वपूर्ण, लेकिन अभी वो आएगा। इनके पक्ष को जानना चाहते थे ना कि भाई ये क्या कह रही है क्लोजर रिपोर्ट पे। अब आप कल्पना कीजिए, जिस क्लोजर रिपोर्ट का हाय तौबा मचाया गया कि क्लीन चिट मिल गया, क्लीन चिट मिल गया, उस पर तो इनको फौरन से पेशतर आना चाहिए और फटाफट इनका वकील एपियर होकर के बोलता कि आप मुझे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है, मैं सीबीआई का धन्यवाद करने के लिए आई हूं। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जो वकील एपियर हुए उनके पास वकालतनामा तक नहीं है। रिप्लाई तो छोड़ दीजिए, रिया का कोई रिप्लाई तो बाद की बात आती है। जो वकील एपियर हो रहा है वो बोनाफाइड है या नहीं है, यही पता नहीं है। ये है रिया चक्रवर्ती, पूरा देश आज देख रहा है। लेकिन एक और खबर मैं आपको दे रहा हूं, बड़ी खबर है, बिग एक्सपोजे है। और वो खबर है कि इनको इस बात का इल्म हो गया है कि हम जो कुछ भी रिप्लाई देंगे, वही रिप्लाई हमारे लिए फंदा तैयार करेगा, वही रिप्लाई हमको जेल भेजेगा। तो पहली डेट तो इसमें निकाल दो, 10 दिन का समय ले लो। निश्चित रूप से एक आध 2 सप्ताह का उनको वक्त मिल गया, अच्छी बात है। सितंबर में उनका जो विदेश दौरे का वक्त है ना, वो खत्म होने जा रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का उन्होंने वक्त मांगा था। और मैं क्यों कह रहा हूं कि सीबीआई ने बहुत सोच समझ करके ये क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है। सारी बातों पर मंथन हो रही है कि दिसंबर 2024 में, 27 दिसंबर की बात है, 2024 में सीबीआई एपियर हुई थी एक केस में। उसमें रिया चक्रवर्ती ने अर्जी लगाई थी कि मुझे विदेश जाने की अनुमति मिले, क्योंकि मेरा कोई बिजनेस डील है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे कुछ शूटिंग करनी है, मैं एड फिल्म्स कर रही हूं, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं, इसलिए मुझे जाने की अनुमति दी जाए।
और सीबीआई 27 दिसंबर को अपीयर हुई लुकआउट नोटिस को क्वेश करने के लिए। अब आप देखिए कि जो सीबीआई, मैं हैरान हूं कि जो सीबीआई दिसंबर 27 को लुकआउट नोटिस को क्वेश नहीं करने देने के लिए अपीयर होती है, वो मार्च में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। ऐसा कभी हुआ है? ये कॉमन सेंस की बात है। किसी मीडिया ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि भाई जाहिर है कि जो सीबीआई अपीयर होकर के कह रही थी कि एसआईटी एक्सपेडाइट कर दी गई है, एसआईटी को एक्सपेडाइट कर दिया गया है, एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन ने जोड़ पकड़ लिया है और एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार तेज हो गई है, इसलिए और एसआईटी रिया चक्रवर्ती को बुला सकती है। यह ऑफिशियल स्टैंड है सीबीआई का अदालत में। आप कल्पना कर सकते हैं सीबीआई का ऑफिशियल स्टैंड क्या है अदालत में, कि एसआईटी जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गठित हुई है, उसमें रिया चक्रवर्ती को बुलाया जा सकता है, एसआईटी बुला सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसका मतलब सीबीआई ये कन्विंस है कि दिशा का केस जो है वो सुशांत के केस से संबंधित है, और ये आर्गुमेंट दे रही है सीबीआई अदालत में कि मिलॉर्ड आप इनके लुकआउट नोटिस को क्वैश मत कीजिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं एसआईटी का। मतलब यह हुआ कि सीबीआई का जो सुशांत का केस जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसमें सीबीआई इंतजार कर रही है कि एसआईटी क्या कह रही है। इसका मतलब है कि सीबीआई कंफर्म है कि दिशा की जो हत्या हुई है या मौत हुई है, मैं तो हत्या कहता हूं, दिशा की जो हत्या हुई है उसका सीधा संबंध सुशांत की हत्या से है। और सीबीआई इस बात को कोरोबरेट करते हुए यह दलील देती है कि रिया के लुकआउट नोटिस को क्वैश न किया जाए। यह और बात है कि जब सीबीआई को अदालत ने पूछा कि भाई आपने 3.5 साल में कब रिया को पकड़ा, कब गिरफ्तार किया, तो उस पर सीबीआई ने जवाब नहीं दिया। और सीबीआई, मैं समझता हूं सीबीआई ने जवाब इसलिए नहीं दिया मित्रों, क्योंकि सीबीआई ये कंफर्म है कि रिया से पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब सीबीआई इज ऑफ द व्यू दैट रिया इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द केस, शी नोज एवरीथिंग। इससे सीबीआई कन्विंस्ड है और सीबीआई को सारे सबूत उपलब्ध हैं, इसीलिए वो रिया चक्रवर्ती का कस्टडी ले ही नहीं रहे हैं। और इधर सुपर कॉप वाले अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं, नुपुर प्रसाद एंड मंडली। वो कोई बात नहीं है, मैनेजमेंट चलने दो। सीबीआई गलत नहीं है, सीबीआई कहीं गलत नहीं है। अगर सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया रिया चक्रवर्ती को 3.5 साल तक, तो उसका कारण यह है कि सीबीआई कह रही है कि साहब मेरे पास जो डेटा है वो डेटा से मैं कन्विंस क्यों बने, मतलब इस तरह से वर्बेटम कोर्ट में नहीं कहा कि मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि सीबीआई के पास नारकोटिक्स डिपार्टमेंट्स के सारे डिटेल मौजूद हैं, सारे डिटेल मौजूद हैं। और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती को ऑलरेडी गिरफ्तार किया हुआ है, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में ऑलरेडी रिया चक्रवर्ती का केस चल रहा है। तो सीबीआई को आवश्यकता क्या है उस जांच करने के लिए? मतलब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो डिजिटल प्रूफ है, जो समीर बारखेड़े ने 3000 पेज का सबमिट किया हुआ है, उसकी कॉपी सीबीआई के पास है। क्यों मैं कह रहा हूं? हर डेट में सीबीआई अपीयर हो रही है, क्योंकि आप दिशा के केस में भी देखिए सीबीआई के वकील मौजूद रहते हैं, क्योंकि वो रिस्पोंडेंट भी है। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, सीबीआई के वकील मौजूद रह रहे हैं, सीबीआई के वकील एक एक चीज पर नजर चौकन्ना रखे हुए हैं। सीबीआई को मैं यहां पर दोष नहीं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि सीबीआई तो दिसंबर में कह रही है लुकआउट। अच्छा, दिसंबर में खाली हाईकोर्ट नहीं, ऐसा नहीं है, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट भी आती है। लेकिन वही आधार जो हाईकोर्ट ने लिया कि आपने 3.5 साल में गिरफ्तार नहीं किया है, तो इनको जाने की अनुमति दीजिए, बाकी जो प्रक्रिया है कानून की वो किया जाए। और दूसरी बात और बताऊं, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ साहब, और उनके पुत्र अभिनव चंद्रचूड़ अपीयर हो रहे थे। जब सीबीआई प्रोटेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची, वो मामला खत्म हो गया।
और हाईकोर्ट में जिस जज महोदया ने उन्हें या महोदय ने उन्हें ये लुकआउट नोटिस को क्वैश किया था, ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उनके इस वर्डिक्ट पे। हालांकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से आज भी रिया चक्रवर्ती को अनुमति लेकर के ही जाना पड़ता। अभी भी जो वो विदेश में हैं, उसमें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से उन वो वहां से उनको अनुमति लेनी पड़ी कि 3 महीने हम जा रहे हैं विदेश। तो तब उनको अनुमति दी गई, तब वो विदेश जा सकी हैं। तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और इस पूरे प्रकरण में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है, और खास तौर से मैं समीर बानखेड़े का जितनी भी तारीफ करूं मैं उनकी बहुत कम होगी। समीर बानखेड़े का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसी इन्वेस्टिगेशन ने यहां पर्दा उठाया है सुशांत और दिशा की मर्डर से। और तभी हम लोग जिस मजबूती से कह रहे हैं कि सुशांत और दिशा की का मर्डर हुआ है, ब्रूटल मर्डर हुआ है, 100% मर्डर है। और इसी के लिए जांच के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। तो सीबीआई इसलिए रिया को अपने कस्टडी में कभी नहीं लिया, क्योंकि उनके पास नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सारे आधार मौजूद हैं। अब आप सोचिए, जिस आमिर खान का कहीं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने भी जो चैट किया है, उसी चैट में आमिर खान का भी चैट मिला है। और जब आमिर खान के साथ रिया चक्रवर्ती की 7 जून की बातचीत होती है, उस बातचीत को सीबीआई सवाल करती है। मतलब इसके पास जो 2-2 फोन थे, जिस फोन से ये नॉर्मल बात करती थी स्टार्स वगैरह से, उस फोन के चैट सीबीआई के मौजूद हैं। और एक फोन जिसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कब्जा किया था रिया के घर से, उस फोन में जिसमें मिला आदित्य ठाकरे के साथ उनके कॉन्वर्सेशन मिले हैं, उस फोन का भी होगा। अगर आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, तो सीबीआई को कोई रोक तो सकता नहीं है कि जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास जो कुछ भी प्रूफ मिले हैं, उसको कस्टडी में ना लें। उनको पूरा अधिकार है। और सीबीआई को यह मालूम था कि 1 महीने तक रिया चक्रवर्ती जेल में रहकर आई हैं। और जेल यूं ही नहीं मिलता है। जेल में कुछ न कुछ जब तक आधार नहीं होगा, तब तक आपको जेल मिलेगा क्या? उस वक्त भी ये देखिए, ये फ्रॉडस्टर जो है, उस वक्त भी जब इनको बेल मिला तो बाहर आकर के सत्यमेव जयते शुरू कर दिया, एज इफ कि ये केस से बरी हो गई। ये केस में अब इन कुछ रहा नहीं। जैसे बेल मिला, जैसे ये बाहर आई, सत्यमेव जयते कहते रही। लेकिन 1 महीने तक अदालत ने इनको जेल में रखा, कोई तो आधार होगा, कुछ ना कुछ तो आधार होगा। और वो आधार मित्रों इतने पुख्ता हैं, इतने पुख्ता हैं कि जिसे सीबीआई भी काट नहीं सकती। और जब वो ट्रेल चल रहा था, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जब ट्रेल चल रहा है, जांच की आंच जब आगे बढ़ रही है, तो ये लॉ पहुंच रही है दिशा की हत्या तक। और इसीलिए सीबीआई ने कहा कि एसआईटी की जांच हो रही है, और इसे एसआईटी बुला सकती है किसी भी मोमेंट, क्योंकि सीबीआई का स्टेटमेंट है कि एसआईटी गॉट द मोमेंटम नाउ। ये अदालत में उनके वकील कह रहे हैं कि एसआईटी गॉट द मोमेंटम नाउ। व्हाई? क्योंकि नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और क्यूबाइब के ज्वाइंट एक्शन से जो जनता की महाअदालत लगी दिल्ली में, उसके बाद पीआईएल फाइल हुआ। और पीआईएल फाइल होते ही एसआईटी एक्टिव हो गई। एसआईटी ने फौरन से ब्रीफ किया, सरकार ने ब्रीफ किया, सरकार के गृह मंत्री, डिप्टी होम मिनिस्टर वगैरह ने ब्रीफ किया, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने ब्रीफ किया कि हम संज्ञान ले रहे हैं, एसआईटी गठित, एसआईटी अपना जांच कर रही है, एसआईटी के को कह दिया गया है कि जांच को कंक्लूड कीजिए। तो सीबीआई ने यह पक्ष अदालत में रखा। अब यह और बात है कि यहां पे सीबीआई का दलील थोड़ा कमजोर पड़ गया। थोड़ा कमजोर क्या पड़ गया साहब, यह अदालत के प्रेरोगेटिव है। और अदालत के प्रेरोगेटिव इसलिए भी बने, मैं साफ साफ कह रहा हूं, अदालत चाहती तो कहती कि नहीं, एसआईटी की इंक्वायरी हो रही है, मैं इन्हें नहीं जाने दे सकता। अभिनव चंद्रचूड़ एफआईआर हो गए थे।
अभिनव चंद्रचूड़। और अभिनव चंद्रचूड़ को देखते हुए एक आधार मिल गया और उनको मिल गया, उनको मिल गया, अनुमति मिल गई, क्रैश हो गया। अब उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की बात को मान लिया। चलिए मैं इस बात पर कहता हूं कि चलिए हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, मैं भी मान लिया, कोई गलती नहीं हुई। बिटवीन द लाइन जो मैं पढ़ रहा हूं, ये पूरी दुनिया पढ़ रही है, पूरी दुनिया को समझ में आ रही है। लेकिन आप इसे ये नहीं कह सकते कि भाई जज का बेटा है तो वो क्या प्रैक्टिस नहीं करेगा क्या? दुनिया को समझ में आ रही है, लेकिन इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। कानूनी रूप से हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभिनव चंद्रचूड़ को देखते हुए अदालत ने उन्हें लुकआउट नोटिस उनका क्रैश किया हुआ यही है, लेकिन कह नहीं सकते हम, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं। और जज का बेटा प्रैक्टिस करेगा, उसको भी मना ही नहीं है। ये प्रोप्राइटी का विषय है, ये जिम्मेदारी का विषय है, ये अकाउंटेबिलिटी का विषय है, ये पारदर्शिता का विषय है कि न्याय प्रक्रिया में, ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपकी पारदर्शिता कितनी है, ये होनी चाहिए थी। और जब तक कोई जज कहीं इसमें रहे, उनके परिवार के बच्चों को कम से कम किसी केस में अपीयर होने से बचना चाहिए, जो मामला की सुप्रीम कोर्ट आया हो। अब वो कहेंगे कि भाई उस बेंच में हमारा नहीं था, उस बेंच में नहीं भी था। लेकिन इन्होंने तो, इन दोनों बाप बेटे ने तो कमाल ही कर दिया है। इनके एक क्लाइंट का मामला जो मुंबई हाई कोर्ट में लड़ रहे थे अभिनव चंद्रचूड़, उनका मुकदमा आया यहां पिताजी के पास और पिताजी ने उस पर ऑर्डर कर दिया। और ऑर्डर किया तो जब हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला तो मेरे पास आया ही नहीं था, कहां चला गया ये ऑर्डर, कैसे पहुंच गया? तो चूंकि सैया भय कोतवाल, चूंकि पिताजी वहां सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसी कोर्ट में अपीयर करा दिया अपने क्लाइंट को। इसका लिखित कंप्लेन नीलेश ओझा जी ने दिया हुआ है महाराष्ट्र राष्ट्रपति महोदया को, लिखित कंप्लेन है। जब माननीय चंद्रचूड़ साहब को एलिवेट किया जा रहा था, तो 14 या 24 पॉइंटर इनके खिलाफ लिखित कंप्लेन राष्ट्रपति महोदया को दिया गया कि माननीय चंद्रचूड़ साहब को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में एलिवेट मत कीजिए। और उसमें इस पॉइंट का, जिसका मैंने अभी हवाला दिया, उसका जिक्र किया गया है। तो आप तो ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, जज के बेटे को प्रैक्टिस करने का तो राइट है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं। तो ये कानून का लूप होल्स है। लूप होल्स को आप आधार बना करके किसी को फेवर कर रहे हैं, और ये बताना मेरी जिम्मेदारी है, ये नैसर्गिक न्याय का तकाजा है कि मैं एक मीडिया का व्यक्ति इस बात को पब्लिक के बीच में लाऊं कि सतीश मान शिंदे को क्यों हटाया गया, क्यों अभिनव चंद्रचूड़ को लाया गया, कौन अभिनव चंद्रचूड़ को लाया, अभिनव चंद्रचूड़ और रिया चक्रवर्ती का रिश्ता क्या है। रिया चक्रवर्ती इतनी होशियार है ही नहीं जो ये पता कर सके कि चीफ जस्टिस के बेटे को ले आते हैं हम अपने लिए, हो नहीं सकता है। इसकी जांच होनी चाहिए, कोई ना कोई तो उन्हें सलाह दिया होगा। अब आप ये कहेंगे कि नहीं, सलाह देना भी कोई बुरी बात नहीं है, सलाह देना भी कोई, अगर कोई दोस्त उनको आकर के सलाह देते हैं, ये कोई अपराध नहीं है, बिल्कुल अपराध नहीं है। अरे सब कुछ जब है ही नहीं तो हर चीज, कोई अपराध है ही नहीं, कुछ भी अपराध नहीं है। सब साठ गांठ कर लीजिए, फिर साठ गांठ का क्या मतलब होता है? फिर साठ गांठ का मतलब क्या होता है? तो कानूनी लूपहोल से खेलिए मत, ये कहानी मत बनाइए कि किसी ने अगर रिया चक्रवर्ती को सलाह दे दिया तो ये कोई अपराध नहीं है कि आप अभिनव चंद्रचूड़ को वकील रख लीजिए, ये कोई अपराध नहीं है। अच्छी बात है, अपराध नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कानून के दायरे में ये अपराध नहीं है। लेकिन एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है। रामचंद्र जी को माननीय धोबी महोदय ने सवाल किया, कोई उनके ऊपर कानूनी अधिकार नहीं था कि वो सीता जी को वनवास भेज देती या अग्नि परीक्षा के लिए कहते, लेकिन कहा क्योंकि परसेप्शन का सवाल है, परसेप्शन का सवाल है। और इसीलिए मैं फिर आज उद्धृत कर रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी की उस उक्ति को,
नभीदो मरणा दशमी केवलम दूषितो यशः। मैं मृत्यु से नहीं डरता, डरता हूं तो लोकापवाद से डरता हूं, आलोचना से डरता हूं, लोक आलोचना से डरता हूं। इन लोगों ने भारत के उच्च न्यायिक संस्था को तहस नहस कर दिया और वर्मा ने उसमें आग ही लगा दी। जस्टिस वर्मा ने तो उसमें आग ही लगा दी। सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे माननीय जजों ने न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं, न्यायिक प्रक्रिया को संदेह के बड़े घेरे में खड़ा कर दिया है और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है भारतीय न्याय व्यवस्था पर। इन्हीं जजों ने यह काम किया है। अब आप सोचिए, इतनी हिम्मत हो रही है चक्रवर्ती को कि उनका वकील हाथ डुलाता हुआ पहुंच जाए अदालत में और कहे कि मेरे पास तो वकालतनामा भी नहीं है। मतलब फिर तारीख मिल गई और 2 सप्ताह तो निश्चित रूप से। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, आज से रिया चक्रवर्ती का काउंटडाउन शुरू है। अभी तो एक झूठ बेनकाब हुआ है, अभी कितने झूठ बेनकाब होंगे उसका कहना मुश्किल है। एसएसआर वॉरियर को और हमारे जितने दर्शक हैं उन्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां तक तो हम लेकर आ गए हैं कि उन्हें अदालत में घसीट रहे हैं और इसलिए सीबीआई पर अभी शक करने की जरूरत नहीं है। सीबीआई बिल्कुल ठीक चल रही है। 3 महीने में सीबीआई कोई क्लोज नहीं कर रही थी रिपोर्ट को। ये मीडिया के साथ छद्म करके, प्रपंच करके, जज के बेटे को वकील बना करके और फिर पूरे साठ गांठ करके पूरा इस समाचार को प्रायोजित किया गया, फैलाया गया कि क्लोजर रिपोर्ट दे दी गई और उसको अकेला क्यूबाइब नेटवर्क है, अकेला अकेला आपका नेटवर्क और आपके सहयोग के सहारे ये नेटवर्क जिंदा है। और मुझे खुशी है कि मैं बड़े से बड़े शक्तिशाली के खिलाफ खड़ा हूं तो आपके सहयोग की बदौलत खड़ा हूं, इनके टुकड़ों पर नहीं, आपके सहयोग की बदौलत खड़ा हूं। मुझे खुशी है इस बात की। इस देश में अकेला क्यूबाइब नेटवर्क है और हमारे साथ कुछ और साथी हैं जो सोशल मीडिया पर आकर के काम कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत बधाई हो। लेकिन शिद्दत से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर के इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। कितनी बड़ी बात थी आप कल्पना कर सकते हैं। पूरे मीडिया में इन्होंने झूठ फैलाया कि सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट आ गया। कोई अपना सामान्य विवेक भी अप्लाई नहीं किया। सामान्य ज्ञान पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते कि भाई 27 दिसंबर को तो वो लुकआउट नोटिस क्वैश करने की बात कह रहे हैं, अभी कैसे क्लोज कर दिया उन्होंने। अभी तो सीबीआई ये कह रही है कि नहीं, अभी इस केस में दिशा के केस में एसआईटी का एक इन्वेस्टिगेशन आना है और वो एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुआ है। आप कल्पना कीजिए, मार्च में एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुआ है तो फिर क्लोजर रिपोर्ट कैसे आ जाएगा। कोई बुद्धि के का जो व्यक्ति, बिल्कुल बुद्धि जिसकी खत्म है, मरी हुई है। अरे सुभाष चंद्रा जी, मैं आपसे कह रहा हूं, राजदीप सरदेसाई जी, राजदीप सरदेसाई जी, मैं आपसे कह रहा हूं, राजदीप सरदेसाई जी इंटरव्यू ले रहे हैं बड़े बड़े स्टार्स का। दिया मिर्जा, सोनी राजदान, अरे चरसी पूजा भट्ट, सबके सामने कह रहा हूं, चरसी पूजा भट्ट, चरसी पूजा भट्ट, जरा बोलो, जरा दिमाग तो लगाओ कि एसआईटी ने अपना कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया है जो दिशा के केस में बनी हुई है और उसी एसआईटी का हवाला सीबीआई अदालत में दे रही है कि इनके लुकआउट नोटिस को क्वैश मत कीजिए। क्यों? व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस आर्गुमेंट? एवर यू थॉट मिस्टर राजदीप सरदेसाई, एवर यू थॉट सोनी राजदान, यू पीपल आर डम्ब। आई डोंट केयर यू पीपल। लेकिन जो राजदीप सरदेसाई अपने को बड़ा स्मार्ट जर्नलिस्ट कहते हैं, उनके जहन में यह बात आई, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, यह आर्गुमेंट दे रहा हूं। माननीय राजदीप सरदेसाई, आपने कभी सोचा कि 27 दिसंबर को लुकआउट नोटिस क्वैश करने के खिलाफ सीबीआई अदालत में दलील दे रही है कि एसआईटी बड़ी तेजी से काम कर रही है,
उसमें रिया को बुलाया जा सकता है, इसलिए इनके लुकआउट नोटिस को क्वैश मत किया जाए। तो सीबीआई ने यह आर्गुमेंट क्यों दिया अदालत में? क्यों दिया? पत्रकारिता करते हैं आप। मैं चुनौती देता हूं राजदीप सरदेसाई आपको, चुनौती देता हूं, अगर आपको हिम्मत है, एक तरफ आप एक तरफ हम, दुनिया देख लेगी। आपकी पत्रकारिता भी देखेगी, मेरी पत्रकारिता भी दुनिया देखेगी। मैं चुनौती दे रहा हूं राजदीप सरदेसाई आपको। आइए दोनों आमने सामने आर्गुमेंट हो जाए, जनता की अदालत में आर्गुमेंट हो जाए जनता की अदालत में। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जनता समझ लेगी, अगर मैं आपके खिलाफ कोई अनर्गल प्रलाप कर रहा हूं तो जनता पकड़ लेगी। जनता जो सजा देगी मैं मानने के लिए तैयार हूं, जो भी सजा देगी मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं। चौराहे पर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस आर्गुमेंट का कोई जवाब तो दीजिए। या आपने कोई ट्रैक नहीं किया स्टूडियो में? असल में आईआईसी घूमने से फुर्सत मिले तब तो स्टूडियो में किसी से ट्रैक नहीं किया ना कि भाई 27 दिसंबर का जो क्वैस का था उसमें सीबीआई का क्या था स्टैंड, क्यों सीबीआई को फटकार लग सुननी पड़ी। और सीबीआई ने जो आर्गुमेंट दिया वो आर्गुमेंट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रही है एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी एक्सपेडाइट हो गई है, ये आर्गुमेंट दे रही है सीबीआई। सीबीआई ये नहीं कह रही है कि नहीं 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 मैंने बुला लिया है रिया को और मैं कन्विंस्ड हूं, नहीं। सीबीआई ये आर्गुमेंट पेश कर रही है कि दिशा केस का जो एसआईटी गठित हुआ है, एसआईटी सुशांत केस में गठित नहीं हुआ है, ध्यान रहे राजदीप सरदेसाई जी। एसआईटी का गठन जो महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी गठित किया है वो सुशांत केस में नहीं है, वो दिशा केस में है। और सीबीआई आर्गुमेंट दे रही है, दिशा केस का हवाला दे रही है, और फिर मार्च में आकर के सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दे रही है, और आपका विवेक खत्म हो गया। आपने कभी ये दिमाग नहीं लगाया कि ये सीबीआई ये क्या कभी इतना अच्छा 2-3 महीने में इतना बढ़िया कमाल हो गया यार। एसआईटी की कोई जांच की रिपोर्ट आ गई क्या? एसआईटी ने जांच की कोई रिपोर्ट अपनी पब्लिक की क्या? एसआईटी ने जांच रिपोर्ट क्या होम मिनिस्ट्री को या किसी अदालत को दी क्या? या होम मिनिस्ट्री उस जांच रिपोर्ट को लेकर के बैठ गई है? ये तहकीकात कर लेते आप कि जो तीन तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनी, उन्होंने जो इंक्वायरी कर ली, वो इंक्वायरी को क्लोज करके क्या उन्होंने होम मिनिस्टर को सबमिट कर दिया, सरकार को दे दिया कि साहब ये हमने जांच कर लिया है, और वो जांच जो है वो सीबीआई को मिल गया, और फिर सीबीआई ने कंक्लूड करके क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया। कमाल है माननीय राजदीप जी, कमाल है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, और मैं आपके सहारे माननीय सुभाष चंद्रा जी से पूछ रहा हूं, आपने माफी मंगवाया पूरे देश से, क्यों? क्योंकि आपके चैनल पर एक एंकर थे, उन्होंने जो सही था उसकी रिपोर्टिंग की थी, आपने माफी मंगवा दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सारे लोग कौन हैं? ये कौन कैसे गैंग अप हुए हैं ये लोग, और क्यों हुए हैं? चाहते क्या हैं? मैं हैरान था कि वो क्लोजर रिपोर्ट कैसे हो गया। तो सीबीआई ने सुशांत का केस को क्लोज नहीं किया, सीबीआई ने रिया के झूठ को एक्सपोज किया, रिया की मक्कारी को सीबीआई ने एक्सपोज किया। सीबीआई ने परमबीर सिंह, सचिन वाजे के षड्यंत्र को एक्सपोज किया। सीबीआई ने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के षड्यंत्र को एक्सपोज किया, और सीबीआई ने कहा कि रिया चक्रवर्ती जो कुछ भी कंप्लेन की है वो निराधार है, वो झूठ है। दोनों बहनों को फंसाने का जो षड्यंत्र है वो बिल्कुल षड्यंत्र है, झूठ है। ये है क्लोजर रिपोर्ट का मतलब, और ये मतलब निकाल करके चुवाइब ने सबके सामने रखा। नहीं, नो फाउल प्ले, नो फाउल प्ले, ट्वीट आफ्टर ट्वीट, ट्वीट आफ्टर ट्वीट, पोस्ट ऑन एक्स, पोस्ट ऑन एक्स। वाह, बड़ा चलता रहा आपका। चलाइए माननीय सरदेसाई जी, चलाइए, लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क अभी जिंदा है, और आपके सहयोग से, जनता की सहयोग से। किसी के सामने झुकना नहीं, किसी के सामने नहीं।
चाहे कोई ऑलमाइटी हो, और राहुल हो, मोदी हो, केजरीवाल हो, पवार हो, कोई नहीं। आप हमारे लिए सबसे बड़े हैं। आपके प्रति हमारी जिम्मेदारी, आपके प्रति, जनता के प्रति। जनता सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है। आप सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन हैं। आपके प्रति मेरा उत्तरदायित्व है। आपको मैं कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूं, आपको मैं कोई गुमराह ना करूं, आपको झूठ का प्रचार ना करूं। मैं आपका माध्यम बनकर के आप तक सही चीज लेके आऊं। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है रिया चक्रवर्ती से, कोई जाति, मैं जानता तक नहीं, मिला नहीं कभी। मैं क्यों रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ूंगा? मैं क्यों आदित्य ठाकरे के पीछे पड़ूंगा? मेरी क्या जाति दुश्मनी हो सकती है? बाला साहब ठाकरे को बड़ी इज्जत करता था एक जमाने में, शुद्ध सनातनी थे वो। जब तक रहे वे बड़ी इज्जत करता था राम मंदिर आंदोलन को लेकर के। तो मैं क्यों उनकी खिलाफत करूंगा? खिलाफत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अन्याय उनके पौत्र ने किया और उनके पुत्र ने किया। तो इस अन्याय को एक पत्रकार बर्दाश्त नहीं कर सकता, और क्यूबाइब का गठन ही इसीलिए हुआ है। क्यूबाइब का गठन ही इसीलिए हुआ है, जहां अत्याचार है, जहां अन्याय है, उसके खिलाफ मजबूती से खड़ा होना है। तो आज अदालत में तो रिया नहीं पहुंची। रिया के वकील को कहा कि वकालतनामा लेकर के आओ, और अब 1-2 सप्ताह मैक्सिमम, मैक्सिमम 1-2 सप्ताह की बात है, चिंता नहीं करनी है। आ गई है अदालत के शरण में वो, फिजिकली प्रेजेंट हो ना हो। आज बिना पेपर के उनका वकील तो आया ना, अगली बार पेपर के साथ आएगा, रिप्लाई भी लाएगा, और उसी रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक दिन बाद 14 अगस्त है, उसकी भी तैयारी चल रही है, कल बताऊंगा बड़ी खबर। आप इसी तरीके से हमें सहयोग करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, जो आप कर रहे हैं। आपसे ये विनती है, जितना सहयोग हो सकता है वो करते रहिए। आपके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।